नमस्कार भारतवासियों। बीजेपी का मतलब होता है जल्दी जलवा देगा भारत को, और ऐसा करने जा रहे हैं। देखिए, आपातकाल की घोषणा की, राष्ट्रपति भी बोला, स्पीकर भी बोला, देश के प्रधानमंत्री भी बोला। देखिए क्या हालत होता है भारत को, और आगे देखिए वीडियो। बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की आशा करना बेवकूफ़ी। कुछ ऐसा ही 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने पर हुआ। बहुत अच्छे माहौल में सत्र शुरू हुआ। नेता सदन नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीकर को लेकर उनकी चेयर तक गए। राहुल गांधी ने खुद पहल की, हाथ बढ़ाकर मिलाया और कहा, पुरजोर तरीके से कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम सदन चलाने को तैयार हैं आपके साथ मिलकर, बशर्ते लोगों की आवाज का दमन न किया जाए, बशर्ते लोगों की आवाज को बढ़ चढ़कर रखने दिया जाए, विपक्ष को भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है। अगर बीजेपी चाहती तो इस बात को आगे बढ़ाती, एक सौहार्द के माहौल में सत्र होता। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने, नवनियुक्त नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित किया। 49 साल पहले की इमरजेंसी पर 26 जून को 25 जून की 1975 की इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हुआ। कब तक घाव कुरे दिएगा। और उसके बाद आज 27 जून को राष्ट्रपति महोदया ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में उन्होंने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। 27 जून को 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। हमें पिछले घाव कुरेद कर क्या मिलेगा। और एक सच ये भी है कि इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी गलती थी, ये खुद इंदिरा जी ने माना था, और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव भी कराए। इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने पर भी राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी को गलत कहा, और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसीलिए वो संविधान को बचाने में, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने छेड़ ही दिया है, तो चलिए कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, और बिना उन सवालों को पूछे आज बात बनेगी नहीं। एक सत्र में एक साथ 146 सांसदों को निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक को बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मणिपुर पर राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट तक ओम बिरला को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? आज 51 मिनट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जो सदन संविधान से चलता है वहां पर जय संविधान बोलना और उस पर आपत्ति जताना स्पीकर का, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि काले कृषि कानून हो गए, सीए हो गया, भारतीय सुरक्षा संहिता हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये सब बड़े बड़े जबरन वॉइस वोट से पास कराना इमरजेंसी नहीं है? क्या 35% बिल 1 घंटे से कम की चर्चा पर पास करा देना इमरजेंसी नहीं है? क्या मात्र 16% बिल को स्थायी समितियों को भेजना इमरजेंसी नहीं है? क्या बिना आपस में विपक्ष से विचार विमर्श किए गांधी की, बाबा साहब अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों को संसद के एक बियाबान इलाके में डाल देना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनाव के ठीक पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते बंद कर देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के सांसदों के, अपने खुद के मंत्रियों के, जजों के, अफसरों की जासूसी पेगासस से कराना इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल तो वो भी बहुत सारे उठेंगे कि 1 साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? चीनी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोशित लद्दाख की तरफ मुड़कर भी ना देखना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? 750 किसानों की शहादत हो जाने देना, उनको दिल्ली की सीमा पर पड़े रहने देना 1.25 साल, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि छात्र अगर बेरोजगारी से त्रस्त होकर प्रदर्शन करें तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, अगर धरना प्रदर्शन करें तो उनको जेल में भेजा जाता है? क्या ये इमरजेंसी नहीं है? पेपर लीक पर पेपर लीक होना, परीक्षाओं पर परीक्षाएं रद्द होना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना,
साजिश बताना देश के खिलाफ, ये इमरजेंसी नहीं है। क्या मीडिया को चरण वंदन के लिए मजबूर करना इमरजेंसी नहीं है? असहज सत्य दिखाने वाले मीडिया को जेल में डाल देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? अधिकांश मुख्यधारा के मीडिया को अपने कब्जे में कर लेना और सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश करना, यूट्यूब चैनल्स को रेगुलेट करने की कोशिश करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जाएंगी और उसमें से एक बहुत बड़ी बात यह रहेगी कि मनमाने फरमानों से कभी नोटबंदी लगा देना, कभी लॉकडाउन लगा देना, कभी मजदूरों को चिलमिलाती धूप में पैदल चलवा देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? और क्या हर बार औरतों के खिलाफ जब अपराध होता है और आरोपी के साथ आप खड़े होते हैं, संरक्षण आप देते हैं, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिस पर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन कब तक हम इमरजेंसी का नाम लेकर ध्यान भटकाते रहेंगे? इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी। आज 49 साल बाद युवा पूछ रहा है मेरी नौकरी का क्या हो रहा है। युवा पूछ रहा है पेपर लीक में एक के बाद एक लोग संलग्न होते जा रहे हैं, कुछ आपके घटक दल के नेता हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है। युवा पूछ रहा है मेरे रोजगार के बारे में आपका क्या विचार है। पूछ रहे हैं लोग कि रेल हादसे कैसे रुकेंगे। पूछ रहे हैं लोग परीक्षाएं रद्द होनी कब बंद होंगी। पूछ रहे हैं लोग जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी डींगे आपने हाँकी, कब वहां पर आतंकी मुठभेड़ें होनी बंद होंगी। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दीजिए। पुराने घाव कुरेद कर कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपकी यही मंशा है तो यही सही, पहले जो सवाल पूछे गए उनके भी जवाब देने की हिम्मत जुटाइए। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। रखें और हमने रखा है, अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है सिकंदर यादव, प्रीतम, अनुराग, ये तीनों लालू यादव के और तेजस्वी यादव के करीबी हैं, ये आप कह रहे हैं? लोग बता रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा है। अरे भाई, सोशल मीडिया से पुलिस की और सरकार की जांच नहीं होगी ना। नहीं तो आप मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, जांच तो आप कराएंगे ना कि सोशल मीडिया की बातों से आप बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, जांच एजेंसी इस ओर भी फोकस करे और इन लोगों के संबंध और साठगांठ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह की जांच नहीं होगी। अरे तो जांच कौन करेगा? आप कह रहे हैं जांच करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए क्या भाई? आप डिप्टी सीएम हैं, जांच आपको करवाना है, आपको आदेश देना है, सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपते आप? जांच को कर रही है और मैंने उनकी ओर इसके बात को ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि वो पहले से जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये मामला आया है क्योंकि जांच तो जांच एजेंसी करेगी और हमने हमारे पास जो प्रमाण मिला, मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को नाम आया है उनको भी जांच एजेंसी को सहयोग करनी चाहिए, सत्य को सामने आने देना चाहिए, ताकि जो प्रतिभाओं का गला घोंटने वाले जमात है उसकी सही कार्रवाई हो सके। ठीक है, अब एक कदम आगे और बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं जांच में सहयोग करना चाहिए, मैं कहता हूं पुलिस आपके पास है, पावर आपके पास है, सरकार आपके पास है, जनता का समर्थन आपके पास है। घुस जाइए पुलिस लेकर लालू यादव के घर में, पकड़ दीजिए तेजस्वी यादव को,
क्यों नहीं पकड़ते आप? नाम तो ले रहे हैं, सियासत कर रहे हैं क्या? आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में पूरी प्रामाणिकता और जांच के बाद लोग कदम बढ़ाते हैं एकाएक, क्योंकि आप अरे तो आप बिना प्रामाणिकता के बयान कैसे दे सकते हैं? आप डिप्टी सीएम हैं। प्रमाण के साथ हमने बोला है, क्योंकि वो आम लोग नहीं, जो नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट स्तर के दर्जा प्राप्त किए हुए लोगों हैं। जांच एजेंसी जांच भी करेगी, सरकार भी सहयोग करेगा और प्रतिपक्ष को भी भरमाने का, बरगलाने का बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। विजय जी, आप कह रहे हैं आपके पास प्रमाण, इसलिए आप बात कर रहे हैं। आपके आर्थिक अपराध जो इकाई है वो जांच कर रही है, उसने प्रमाण आपको दिए हैं। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रमाण है तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है गिरफ्तार करने की। तो बता दूं कि ये मैं पूछना चाह रहा हूं। विषय तो आप लोगों के माध्यम से मैंने सबको उपलब्ध करा दिया है, इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। जो आपकी भावना है उस भावना को हम लोग समझ रहे हैं। अरे तो मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं सर? कानून, अरे भाई कानून के दायरे में लालू यादव को और आपका तेजस्वी यादव को लेकर आने की हिम्मत आपके अंदर है? आपकी सरकार में है या नहीं है? जो हर तरह के अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी को भी ठीक करने की ताकत रखी है और उसको ठीक भी करेगा, इसमें शंका शुबा नहीं है। अरे तेजस्वी यादव का, लालू यादव का नाम आपने लिया है पर्चा लीक घोटाला मामले में। क्या तेजस्वी जी को गिरफ्तार करेंगे आप? लालू जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत है आपके भीतर, या केवल मीडिया में ये थेटरलॉजी की जा रही है इस वक्त? क्या मीडिया में आकर सियासत की जा रही है केवल? न्यायालय के माध्यम से जांच एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा कदम उठाया जाएगा। सरकार कोई इस तरह के अपने अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं करती है। अरे भाई तो फिर आप मीडिया में आकर माइलेज क्यों ले रहे हैं? आप मीडिया में आकर फुटेज क्यों ले रहे हैं? अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी है तो फिर मीडिया में आके गाल बजाने से क्या फायदा? बौद्धिक विलास करने से क्या फायदा? मीडिया ने हमारे विभाग पर जो प्रश्न NHIB पर उठाया है उसका हमने प्रमाण के साथ जवाब दिया है। बात को इधर उधर घुमाने की बजाय सच को स्वीकारना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। चलिए अब आप सच को स्वीकारिए। ये बताइए, केंद्र में सरकार आपकी मोदी जी की, राज्य में सरकार आपकी नीतीश कुमार जी की, आप डिप्टी सीएम हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरह से पर्चा लीक हो रहा है तो। और मंत्री लोग केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती, केवल थेटरलॉजी कर रहे हैं। आप लोगों को और सिस्टम में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इससे लोगों को होनी चाहिए जो जांच को बरगलाने वाली बात कह रहा हो, धिक्कार हो। इससे लोग सुनिए, अरे तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप? तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करिए अगर दम है तो आपके अंदर। जो संवैधानिक संस्था के अपमान करते हो और आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, जिम्मेवारी के पद पर है कि इस तरह की मानसिकता का मैं जवाब नहीं देता हूं। मुझको जो कहना था मैंने कह चुका हूं और हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। अरे विजय जी, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया विजय जी, और यहाँ पे आप लोग सियासत कर रहे हैं। आप डिप्टी सीएम है सर, आप डिप्टी सीएम है। जो घोटालेबाज हैं उनको पटक के क्यों नहीं मारते? चौराहे पे क्यों नहीं पकड़ते उनको? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी से विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी से निर्वहन करता हूँ। बात बनाने वाले और गाल बजाने वाले जो लोग हैं आप उनके साथ वक्तव्य करिए। मैं इस तरह के भाषा बोलने वाले के साथ कोई वक्तव्य नहीं करता हूं और इस तरह की मानसिकता नहीं रखता हूं। धन्यवाद। अच्छा मुझे बताइए, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अरे बिहार से पर्चा लीक हुआ, ये लालू यादव जी और तेजस्वी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहे जांच होनी चाहिए। अरे आप डिप्टी सीएम हो मेरे भाई, जांच आपने करनी है, आपको गिरफ्तारी करनी है, लेकिन आप नहीं करोगे। आप केवल बकैती कर रहे हो। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार। पर्चा लीक कैसे हो गया? सही है। कहां गई आपकी एजेंसियां? कहां गया खुफिया विभाग? बकैती कर रहे हैं। लाखों बच्चे, उनके परिवार ये पर्चा लीक घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गए। लाखों लाख रुपए में पर्चा बिटा। मंत्री नेता जिम्मेदार केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती। कोई ठोस जवाब नहीं है डिप्टी सीएम साहब के पास। कमाल हो गया भाई, ये किस तरह के नेता हैं और किस तरह की नेतागिरी हो रही है?
राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। नेहरू ये क्या जानेंगे, इनके नेहरू के न नहीं जानते हैं। नेहरू वाले सदन में तो निरहू बैठा थी। ये दरअसल इन लोगों को यूनिवर्सिटी चाहिए ही नहीं, इन लोगों को चाहिए लहंगा टेक्नीशियन, साड़ी टेक्नीशियन। जितने लहंगा, अभी कुछ दिन पहले कहे थे ना कि जो है मुजरा कर रहा है विपक्ष वोट के लिए। अब 2014 से मुजरावादी माहौल जिन्होंने बना दिया है सदन में, मैंने वही है कि दीवानगी भी हमको दीवाना कह रही है। बात यही है। दूसरी चीज भैया मैं ये कहूंगा कि इनकी भाषा शैली, और अभी तक 10 साल के कार्यकाल में एक बार जो प्रधानमंत्री शैली के भाषण होते हैं उसमें नहीं उतर पाए। और भाषण किसी भी नेता के अभिव्यक्ति की पहचान है। चाणक्य का एक श्लोक है कि आचार्य कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम संप्रभम सनेमा ख्याति बपुरा ख्याति भोजनम। नेता का जो अभिव्यक्ति का परिचायक है, जो अभिव्यक्ति का पेशकश है, वो भाषण है। आप अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं, एकल वक्ता नहीं कि हम बोले कोई जवाब दे तो कमेंट सेक्शन भी लॉक कर दे। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने नहीं। मेरी माँ ने यह भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।